A started a construction of a house on 1st June 2016। 1 जून 2016 को इन्हें एक हाउस बनाना स्टार्ट किया। उसके लिए उसने लोन लिया 3 लाख का 15% पर एनम पे। दूसरा लोन उसने 9 लाख का 18% पर एनम पे 1 अप्रैल 2019 को लिया। हाउस बनकर तैयार हुआ 30 नवंबर 2011। तो हम प्रायर पीरियड जस्ट इसके पहले का 31 मार्च लेंगे, यानी कि 31 मार्च 2019। घर सेल्फ ऑक्यूपाई है और ये प्रायर पीरियड क्योंकि हमारा 31 मार्च 2019 है, इसलिए जो लोन हम सेकंड वाला लिए हैं 9 लाख का, वो 1 अप्रैल को लिए हैं और प्रायर पीरियड हमारा 2019 31 मार्च में ही ख़त्म हो गया है। तो सेकंड लोन में इसमें प्रायर पीरियड पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब इसका एनुअल वैल्यू नील होगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होगा। तो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन किया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2021। एनुअल वैल्यू नील रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट लोन जो था वो 15% पे था, तो हम पहले प्रायर पीरियड निकाल देंगे। लोन टेकन टू 31 मार्च जस्ट बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस। तो 1 जून 2016 को बनना स्टार्ट हुआ था घर, और हमने लोन लिया था पहले 1 जून 2016 को, और घर बनकर ख़त्म हुआ उसके जस्ट पहले का 31 मार्च है, 31 मार्च 2019। तो 1 जून 2016 से 31 मार्च 2017 तक 10 महीने। फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 12 महीने, और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 12 महीने, यानी कि टोटल 34 मंथ हो रहे हैं प्रायर पीरियड के। अब अपन इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट लोन 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर निकालेंगे, तो 3 लाख का 15% आ जाएगा 45,000। प्लस करके इंटरेस्ट ऑफ प्रायर पीरियड निकालेंगे, तो 3 लाख का 15% इंटू 34/12 इंटू 1/5, तो आ जाएगा 25,500। 45,000 और 25,500 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7,500, जो हमारा फर्स्ट लोन का इंटरेस्ट है। सेकंड लोन का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्योंकि इसमें प्रायर पीरियड ख़त्म होने के बाद हम ये लोन लिए हैं, इसलिए इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का लोन निकलेगा। तो 9 लाख का 18% आ जाएगा 1,62,000। फिर टोटल इंटरेस्ट अपन लिख लेंगे 70,500 प्लस 1,62,000, तो टोटल आ जाएगा 2,32,500। लेकिन यहाँ एक रूल है, सेल्फ ऑक्यूपाई घर जब हम लेते हैं तो वहाँ पे रूल है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए ले रहे हैं लोन, तो उसमें इंटरेस्ट में डिडक्शन सिर्फ 2 लाख तक ही मिलता है। तो यहाँ पे तो हमारा लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा आ गया है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 लाख ही अलाउ कर पाएंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन में लिखेंगे 2 लाख, और ये हमारा लॉस भी आ जाएगा 2 लाख। अब रूल्स वगैरह हैं। सेल्फ ऑक्यूपाई घर के लिए रूल्स हैं। पहला होता है एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा नील होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 टाइप का हम लेंगे, एक कंस्ट्रक्शन के लिए हाउस के, तो वहाँ पे अलाउ मैक्सिमम 2 लाख होता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, यानी डिडक्शन सिर्फ 2 लाख का मिलेगा या उससे कम, या 2 लाख तक। फिर लोन ऑफ रिपेयर और रिनोवेशन के लिए लोन अगर ले रहे हैं तो 30,000 तक का अलाउ होगा, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। अगर एसएससी का, यानी कि जो कर देने वाला है वो अगर 2 या 2 से अधिक मकान में खुद रह रहा है, तो सिर्फ 2 मकान जिसका एनुअल वैल्यू ज़्यादा होगा उसी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, बाकी को रेंटल मानकर कैलकुलेशन किया जाएगा। एक नेक्स्ट है, यदि करदाता यानी कि एसएससी कुछ समय के लिए मकान को किराए पे देता है और कुछ समय वो खुद रहता है, तो इसका मतलब वो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। पी मिश्रा ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन ऑन रेंट। पी मिश्रा एक हाउस प्रॉपर्टी के मालिक है जिसे उन्हें रेंट पे दिया हुआ है। 2018-19 में उन्होंने 50,000 का अनरियलाइज रेंट, यानी कि उन्हें रेंट नहीं मिला है, इस बात का उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उनके इस क्लेम का अलाउ नहीं किया और उन्होंने सिर्फ 42,000 तक डिडक्शन अलाउ किया था, यानी कि एसएससी ऑफिसर ने उनके 8,000 रुपये खर्च एक्सपेंस अनरियलाइज रेंट मानने से इनकार कर दिया था। अब इसमें कह रहा है कि मिश्रा रिकवर सम मनी फ्रॉम डिफ़ॉल्टिंग टेंट, यानी कि जो वो किराएदार था वो आकर पी मिश्रा को पूरे पैसे, पूरे नहीं लेकिन कुछ पैसे वापस कर रहा है। तो कितने पैसे टैक्सेबल होंगे और कितने नहीं। तो फर्स्ट है रिकवर्ड अमाउंट इज़ 6,000, एक्सपेंस रिकवर 1,000। सेकेंड है रिकवर्ड अमाउंट इज 10,000 एंड एक्सपेंस रिकवरी 3,000।
रिकवर्ड थर्ड है, रिकवर्ड अमाउंट इज़ 15,000 और एक्सपेंस रिकवरी इज़ 18,000। तो इसका सॉल्यूशन होगा 12 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP। इसमें हम क्योंकि तीन कंडीशन दिया हुआ था ABC, इसलिए ABC 3 कॉलम भी बना लेंगे। अनरियलाइज रेंट रिसीव हमारा पहला 8,000 का बोला था, उसने 8,000, यहाँ पे 50,000 का उसका टोटल हुआ था अनरियलाइज रेंट, लेकिन सिर्फ 42,000 माना था, मतलब कि SSC ऑफिसर कितना नहीं माना था, 8,000। तो 8,000 से जो भी अमाउंट कम होगा उसको हम डिडक्शन के रूप में नहीं लेंगे। तो फर्स्ट वाले में वो बोला है 6,000 रुपये अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो इसका डिडक्शन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में 6,000 बोला था, इसलिए इसका डिडक्शन हुआ नहीं। दूसरा वाले में 10,000 बोला था, इसलिए इसमें हम सिर्फ 2,000 को टैक्सेबल लेंगे। और तीसरे वाले में 15 बोला था, इसलिए सिर्फ इसमें 7,000 को टैक्सेबल लेंगे। तो यही हमारा एनुअल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद डिडक्शन लेंगे हम, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ AV। तो फर्स्ट वाले में तो क्योंकि हम 8,000 तक का कोई भी रिकवरी अमाउंट अगर 8,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले SSC ऑफिसर ने टैक्सेबल नहीं माना था, तो ये नील आ जाएगा। दूसरे वाले में 2,000 का 30% निकालेंगे, 600 आएगा, 2,000 में से 6 घटाएंगे तो 1,400 आ जाएगा। और C कॉलम में 7,000 रुपये एनुअल वैल्यू आया, 7,000 का 30% 2,100, और 7,000 में से 2,100 घटाने पे आ जाएगा 4,900। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें फेयर रेंट दिया हुआ है, लेट आउट हाउस यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव भी दिया हुआ है 7,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्यूनसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ MV। यहाँ पे हमको म्यूनसिपल वैल्यू नहीं दिया है, म्यूनसिपल टैक्स दिया है, तो म्यूनसिपल टैक्स से हमको म्यूनसिपल वैल्यू निकालनी है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है कि हाउस 2 महीने के लिए खाली रहा है, अनरियलाइज रेंट जो अलाउ करना है एज डिडक्शन 18-19 का, बट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 20,000 जो है वो अनरियलाइज रेंट अलाउ हुआ था डिडक्शन के लिए 18-19 में, लेकिन हमको रिसीव हो रहा है 19-20 में। और जो एक्सपेंडिचर है वो उसमें कलेक्टिंग अनरियलाइज रेंट है 5,000, एरियर ऑफ रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 12,000। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP असेसमेंट ईयर 2021। इसमें म्यूनसिपल वैल्यू हमको दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ था। तो म्यूनसिपल वैल्यू इसमें हमको बताया था 90-20 में 10,000, तो हम 10,000 का टैक्स बोला था 20%, तो 10,000 का 20% निकालेंगे तब वो टैक्स बताया था 10,000। तो कितने का निकाला होगा, ये निकालने के लिए हमको 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो पता चल जाएगा कि 50,000 का वो म्यूनसिपल वैल्यू था। फिर फेयर रेंट दिया हुआ था 72,000, तो इसमें से विच एवर इज़ हायर तो 72,000 आ जाएगा। फिर उसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ था 60,000, विच एवर इज़ लोअर तो 60,000 नीचे आ जाएगा, उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव 7,000 बोला था, 2 महीने खाली रहेगा बोला था हाउस, तो हम 10 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 70,000। अब इसमें से विच एवर इज़ हायर तो 70,000 हायर है, यही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 70,000। अब इसमें MT पेड निकालेंगे, म्यूनसिपल टैक्स बता दिया था वो 2 साल का एक साथ दे रहा है 10-10 हज़ार, यानी कि 20,000 पेड कर रहा है तो माइनस 20,000 करेंगे। अनरियलाइज रेंट रिसीव बोला था क्वेश्चन में 20,000 का, एरियर ऑफ रेंट रिसीव बोला था 12,000 का, तो हम उस 20,000 अनरियलाइज रेंट 20,000 प्लस करेंगे और एरियर ऑफ रेंट रिसीव, एरियर जो था पहले रेंट में वो भी हमको मिल गया तो 12,000 भी प्लस करेंगे। क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा था उसने कि 5,000 का कलेक्टिंग चार्ज अनरियलाइज रेंट है, तो हम इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो हमारा एनुअल वैल्यू यहाँ पे 70,000 में से 20,000 माइनस करने पे और 20 प्लस और 12 प्लस करने पे आ जाएगा 82,000, ये हमारा एनुअल वैल्यू होगा। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो वो हमारा आ जाएगा 24,600। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि लोन तो कुछ लिया नहीं था इसलिए नील होगा। अब 82,000 में से 24,600 माइनस करने पे आ जाएगा 57,400, जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP होगा।